नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 19 दिन सदन चला टोटल, जो मानसून सत्र है। चलने तो कुछ नहीं चला, लेकिन फिर भी अगर दिल रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो उसी लिए बता दें तो 19 दिन चला। 18 दिन महाभारत चली थी, एक दिन एक्स्ट्रा चला है। 18 दिन के महाभारत में कौरवों का बेड़ा गर्क हो गया था। यहाँ 19 दिन चला, एक दिन एक्स्ट्रा, लेकिन बेड़ा गर्क कभी पूरा नहीं हो पाया है। इस देश पर पूरी तरह जो कब्जा चाहते हैं, जो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है। 5 गांव छोड़ दो, आप 5 सवाल सुनने को तैयार नहीं है। वो तो 5 गांव देने को नहीं तैयार थी, ये 5 सवाल सुनने को तैयार नहीं है। 2-3 सवाल में तो पूरा का पूरा मानसून सत्र खा गए, सवाल का जवाब नहीं दिए। तो ये 18 दिन के बजाय हम 19 दिन के महाभारत का आज हिसाब किताब बही खाता लेके बैठे हैं। 19 दिन राहुल गांधी ने मोदी को हराया है। बहुत लोग कहेंगे आ गए सब फर्जी में कहने, कैसे हराया, कहां हराया। आपको बताएंगे हम कैसे हराया है। 19 दिन हराया है, और ऐसे हराया है जिसका प्रमाण आखिरी दिन सामने आया है फोटो के रूप में। इस फोटो में भी गोदियों ने अपने मनमाफिक खबर तलाश ली है कि ये देखिए 22 सांसद आ रहे हैं। अरे 22 सांसद बाद में आएंगे, अभी तुम्हारे पास जो जमा है पूंजी है वो भी जा रही है। ये देखो, मोदी की चाय, मतलब चाय ही से यहां तक पहुंचे थे। ये चाय का सफर है। चाय का दुनिया में सबसे लंबा सफर मोदी जी ने तय किया है। मोदी जी के साथ चाय का सफर, टी विद मोदी, वडनगर टू मेवा तीर्थ, सबसे लंबा सफर। लेकिन मोदी की चाय अगर फेंकी जाए ठंडी होकर के, तो आप फिर समझ लो वही बात फिर हो गई कि वही ऊंट पर बैठा है व्यक्ति और किस्मत खराब है तो कुकुर काट लेगा। वही मोदी की चाय कैसे कोई ठंडी करवा देगा और फेंकी जाएगी? फेंकी गई, कल ही फेंकी गई। उधर सदन बंद हुआ, मानसून सत्र खत्म हुआ, इधर चाय फेंकी गई। और ये पूरा हार भाजपा में हाहाकार के लिए पर्याप्त है। जबरदस्त बौखलाहट, और बौखलाहट इस कदर कि राहुल गांधी ने जो मावलंकर हॉल में कल भाषण दिया था ना, उसकी एक एक लाइन को खुद सही साबित करने पे उतारूंगा। क्या कहा था राहुल ने कि ये सो नहीं रहे रात भर, मोदी रात भर नहीं सोता, यही बोला था ना। और आखिर में ये भी कहा था हम इन्हें सोने नहीं देंगे जब तक ये कुर्सी नहीं छोड़ देंगे। ये भाजपाई बौखलाहट में खुद ही ये बता रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं सो रहे हैं, राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, हम लोग अभी बहुत डिस्टर्ब हैं, ये खुद बता रहे हैं। अब कोई जवाब नहीं तो सवेरे से सब उछल उछल करके, कहीं वो सुधांशु त्रिवेदी तो कहीं गिरिराज सिंह, सब कूद कूद के आ रहा है। सुनाना नहीं चाहते, लेकिन इसलिए सुनाते हैं कि आग जल्दी चाहिए। सुना था ना, कवि था गाता था खूब, आजकल गाने के बजाय बजा रहा है किसी पार्टी का, इसीलिए। तो लाओ हेमंत भाई के ले आओ, जोड़ो। स्वागत है हेमंत भाई। तो अब शुरू करते हैं हम कार्यक्रम। कांग्रेस का ट्वीट दिखाओ, पहले कांग्रेस का ट्वीट लाओ। इस मानसून सत्र में 4 बिल नहीं आ पाए, जो कि विपक्ष की बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस ने किया इसलिए नहीं देखिएगा, इसी की चर्चा पिछले 3 महीने से थी। मानसून सत्र ने 3 महीने, जब बंगाल के नतीजे आए, फिर टीएमसी टूटनी शुरू हुई, तब से यही चर्चा था। क्या क्या? 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस पे तो सब कुछ रेडी हो चुका था, सब रेडी हो चुका था। कोविंद अपना सब तैयारी करके दे दिए थे कि लो साहब। दूसरा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130वां, 130th। चौथा, एफसीआरए बिल। अब इसमें मैं एक और बात कह दूं, इसमें अच्छा चलिए नीचे कहा है इन्होंने, कांग्रेसियों ने कहा है, नहीं तो हमको लगा कि ये मूर्ख एक जगह छोड़ ही दिए हैं लिखने वाले। हमारी एक और बड़ी उपलब्धियों में एक और भी है, बीजेपी ने 2/3 बहुमत के लिए बहुत कोशिश की, पार्टियों को भी तोड़ा, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए और डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाया। ठीक है, ये पांचवा जो सबसे नीचे है, यही न्यू है चारों।
ये सबसे महत्वपूर्ण पांचवा, यानी पांच बार 19 दिन में हराया है नॉन स्टॉप। इस पांच के अलावा मॉनसून सत्र अगर आप कायदे से समझें तो इस पांच के अलावा और कोई बिजनेस था ही नहीं। असली यही बिजनेस था और कुछ नहीं था, बाकी तो सब लिफाफा था, यही असली था। इसीलिए सदन में मोदी और शाह नहीं आए, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट जाता रहा, क्योंकि जो काम होना था वो होता नजर नहीं आ रहा था। अब जरा जयराम रमेश को सुनवा दीजिए। तो ये 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सेशन में नहीं आया, वीबीएसए विधेयक इस सेशन में नहीं आया, टल गया। ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक नहीं आया, इस सेशन में टल गया। और एफसीआरए बिल जेपीसी को गया है। पर एक 5वां उपलब्धि भी है। ये कलंकित 2/3 बहुमत के लिए इतने उत्सुक थे, पार्टियों को तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा और कई पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए थे, ताकि उनको एक कलंकित 2/3 बहुमत मिल जाए, ताकि परिसीमन को लेकर जो संविधान संशोधक विधेयक है उसको पारित किया जाए। आप जानते हैं इस पर भी बड़ी समाचार खेती रोज हुआ करती थी। कई लोग मीडिया में छापते थे, प्रचार होता था टेलीविजन पर, बस अब आने वाला है, अब बस आंकड़े मिल गए हैं, 240 हो गए हैं, 250 हो गए हैं, 260 पहुंच गए हैं। एक खबर तो निकली कि 267 मिल गए हैं, हालांकि 300, और कुछ तो 356 पर रुक गए, पर एक ने बहुत साहस दिखाई और 367 पहुंच गए। अभी आपको पता चल गया है कि 2/3 बहुमत नहीं है, कलंकित बहुमत है। ये बहुमत नहीं है और कभी नहीं मिलेगा इनको, कितना भी वो प्रयास करें। तो हमारे लिए मैं समझता हूं ये 5 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। ये वाकई 5 बड़ी उपलब्धियां हैं। पहले मैं इन्हीं पे रहूंगा, फिर चाय पे विशेष चर्चा करनी पड़ेगी। हेमंत भाई, इस मानसून सत्र की वाकई मैं कल से सोच रहा था, लेकिन चलिए इन लोगों ने भी एनालिसिस किया तो अच्छी बात है कि ये हमें एक बात देखना चाहिए कि 19 दिन में मोदी के साथ क्या क्या हुआ है। और इस 19 दिन में तो बहुत कुछ हुआ है जो 19 साल में नहीं हुआ। मतलब 19 साल क्या, जो 24-25 साल में नहीं हुआ, वो सब कुछ इसी 19 दिन में हो गया है, सब हो गया। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। वास्तव में आपने ठीक कहा कि इस सत्र में जो कुछ हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। अगर सदी ना कहें, दशकों में कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। पूरे सत्र के दौरान गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद से कंप्लीटली नदारद रहे, केवल वंदे मातरम के लिए कल आए थे। एक भी शब्द नहीं कहा, दोनों सदनों में किसी ने भी एक भी शब्द नहीं कहा, कोई बात नहीं कही। पिछले महीने, पूरे महीने में आपने देखा होगा 20 तारीख से लेकर अब तक अमित शाह की जो अजीब खामोशी थी, सिवाय बुधवार को जब आपने देखा किस तरीके से परसों वो मीडिया के सामने सुओ मोटो स्टेटमेंट दे रहे थे और वो 2 आपके भाई बाइक लिए खड़े हुए थे वहां पे अच्छे बच्चों की तरह, उसमें कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। और उस बयान में उन्होंने सरकार में मोदी के बाद दूसरे सबसे अहम व्यक्ति और सरकारी कामकाज को आगे बढ़ाने में उसका बचाव करने वाले नेता के तौर पर उनकी सार्वजनिक छवि जो थी वो भी बिल्कुल उलट था जो कुछ ये था। तो 12.25 साल के बाद ये नैरेटिव, जिस सदन के अंदर आप खड़े होकर के क्या कहा करते शीश भाई कि एक अकेला सब पर भारी, यही कहा करते या कुछ और थे? और अमित शाह किस तरीके से सबको धमकाया करते कि अभी चिंता मत करो, अभी तो 20 साल हम रहने वाले हैं, 2047 और फला और पता नहीं क्या क्या। आज उनकी स्थिति यह आ गई कि अमित शाह के जो खुद के बिल थे मंत्रालय के, वो उनके गृह राज्य मंत्री को या दूसरे मंत्री को पेश करने पड़े, जो इंट्रोड्यूस करना कहते हो आप, कोऑपरेटिव से लेकर के होम के भी। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। आप ये बताइए, जिस तरीके की इन्होंने इमेज अपनी बनाई थी, क्या वो इमेज तार तार हुई कि नहीं हुई?
जो पोमेरियन मीडिया सुबह से रात तक माहौल बनाता था कि डिलिमिटेशन बिल अब आया और कल आया और ये संख्या होगी वो संख्या होगी, सुबह शाम तक ये तो काम करते थे कि चाणक्य जाए है चेन्नई के अंदर, डीएमके से भी बात हो गई है, फलाना हो गया है, वहां भी चले गए, महाराष्ट्र चले गए हैं, शरद पवार से बात, ये सारी चीजें करते थे। अल्टीमेटली देखा जाता है कि आउटकम क्या है। लेकिन मैं आपको हमेशा कॉशियस अप्रोच के साथ रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस पे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये अमित शाह, ये मोदी, इनका अगर कोई एक सपना बचा हुआ है ना, वो किसी भी तरीके से डिलिमिटेशन बिल को लाना है और किसी भी कीमत पर उसको पास करना है, और इसके लिए वो हर हालत में प्रयास करेंगे, हर हालत में। लबादा होगा महिला आरक्षण का और खेल होगा डिलिमिटेशन का। मैंने तो आपको बताया था कि डिलिमिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज भी चुनी जा चुकी है, वही जज जिसने असम और जम्मू कश्मीर में जो पूरा खेला किया था, वही जज है। तो ये लोग, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, आप इसको बिल्कुल हल्के से मत लीजिएगा, अपने एलाई से टच में रहिएगा। और रणनीति, क्योंकि इनका ये नहीं पता कि 15 को झंडा फहराया और 16 को फिर जाके स्पेशल सेशन करा के कुछ भी करने को तैयार है। इनकी जो चुप्पी है ना, इनकी जो चुप्पी है वो भी रहस्य में है, वरना कोशिश करके जवाब दे सकते थे। अब तो सेशन नहीं है, पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया, तो सेनेडाई हो गया। आज बता देते अमित शाह के साहब वहां पे क्या हुआ था जंतर मंतर पे, बता देते, क्या दिक्कत थी? नहीं बताया ना, बताएंगे भी नहीं। किसी दिन किसी चैनल पे जाएंगे, किसी दिन, ये चैनलों में आजकल आपको पता है ना, पावर डिनर और पावर लंच और पता नहीं क्या क्या होता है, वहां तबीयत से बैठ करके बिना किसी सवाल के मोनोलॉग करके आएंगे और पूरे देश को जवाब मिल जाएगा। इस मामले का तो ये है। और जो रही बात, जितने आए, जो आपने कहा एफसीआरए बिल, एफसीआरए बिल का बिल्कुल साफ बता दूं, कोई इसका कमिटमेंट ना ले, कोई इसका क्रेडिट ना ले, इसका सीधा क्रेडिट केवल जेडी वेंस को है। अमेरिका, जेडी वेंस हैज पर्सनली स्पोकन। अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया सर्जेई गौर, ही हैज स्पोकन पर्सनली। उसके बाद रुका है वो। एफसीआरए का कोई ठेका मत लेके हमने कर दिया, ये कर दिया। हाँ, ओवरऑल जो रणनीति थी विपक्ष की, वो फलदायी थी, प्रभावी थी। एक एफसीआरए पर, जब एफसीआरए बिल बाय बिल आपने चर्चा किया, बहुत अच्छा किया। एफसीआरए पर मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम लोग दिन भर अपना जो मेहनत करते हैं, कई बार लगता है कि जो बोला सही हुआ। एफसीआरए जब ये सब नहीं गया था, जेपीसी वगैरह कहीं भी नहीं, उससे पहले मतलब एक सप्ताह 10 दिन पहले, उस जब एफसीआरए के लिए जब अमित शाह कह रहे थे कि हम एफसीआरए लाएंगे, नहीं रुकेंगे, तब हमने कहा था कि एफसीआरए नहीं आएगा, क्योंकि इतना अमेरिका के साथ भारत के संबंध और मोदी जी की मित्रता देख के हमें समझ में आ गया था। लेकिन एफसीआरए के साथ इन्होंने एक गजब डबल गेम खेला है, उस पर भी अवेयर रहने की जरूरत है विपक्ष को। ये डबल गेम है हेमंत भाई, इस पर भी मैं 6 दिन से अवेयर कर दूं। एफसीआरए में जो पार्टियां सबसे ज्यादा एफसीआरए के खिलाफ मतलब एक्टिवली विरोध में उतरी थी, उनमें एक पार्टी है डीएमके। डीएमके का सांसद विल्सन, जो जो एक दल गया था मोदी से मिलने, और मोदी ने, ये विल्सन का स्टेटमेंट ही था कि हम मोदी से मिलने गए, मोदी ने फिर कहा कि आप अमित शाह के पास जाइए मिलने के लिए। उनको सीधे, उनको विल्सन सांसद है, उनको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है, वो सीधे अमित शाह के पास जाना चाहिए था, मोदी के पास में कुछ नहीं है। तो फिर ये लोग अमित शाह के पास गए। तो डीएमके जो, क्योंकि तमिलनाडु की डेमोग्राफी भी आप जानते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये। तो डीएमके एफसीआरए के खिलाफ बहुत ही मुखर थी। उसके बाद शरद पवार भी एफसीआरए के खिलाफ, सुप्रिया सुले ने पीसी करके बोला था, ये समझ लीजिए पीसी क्यों किया था, पीसी करके बोला था कि एफसीआरए के खिलाफ हम हैं। अब जरा थोड़ा सा पीछे जाइएगा, एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल तो 500 है। नीतीश कुमार जब दोबारा आए थे तो क्या हुआ था, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते ही मोदी के सारे पाप धुल गए थे। दरवाजे बंद हैं, कभी नहीं खुलेंगे, फलान ढिमकान, जो आपस में जो जो ये लोग जूतम पैजार किए थे, सब खत्म हो गया था। ये एफसीआरए रुका है अमेरिका के दबाव में। लेकिन हमारे देश की स्थिति जो है, और जिस हिसाब से शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा का स्तर जो पहुंचा दिया मोदी जी ने, और इनकी इसमें कृपा है, उसमें किसे किसे बात समझाओगे कि जेडी वांस ने रुकवाया है, अमेरिका के डर से रुका है। 2 लोगों पर बहुत विशेष नजर रखिएगा। अब मैं कह रहा हूं बहुत विशेष नजर, वो स्टालिन और शरद पवार।
यस, ये दोनों इसी एफसीआरए का आगे पोस्टर लेकर के और पीछे दुबक करके छुप करके चले जाएंगे मोदी के पास, दोनों पीछे मुंह छिपा करके। देखिए मोदी जी ने एफसीआरए, हमने दबाव बनाया और मोदी जी झुक गए। मोदी जी देश के लिए काम करते हैं। मोदी जी ने देखिए विपक्ष की मांग सुनी, हमारी मांग सुनी, तो मोदी जी हमारी बातों को कंसीडर करते हैं, इसलिए हम मोदी जी के साथ जा रहे हैं। मोदी जी पैसीमन पर भी ध्यान दे रहे हैं, हमारी चिंताओं को। बस इतना ही कहना ना, चिंताओं को ध्यान दे रहे हैं, और एफसीआरए में दिया उन्होंने हमारी चिंताओं पे ध्यान। उन्होंने अपने ऑडियंस को, यहाँ पर इस देश में कोई देश के लिए नहीं काम कर रहा है, सबको अपना ऑडियंस जो है एड्रेस करना है। वो अपने ऑडियंस को एड्रेस करेंगे उससे कि हमने रुकवा दिया था एफसीआरए। एफसीआरए में सबसे बड़ा खेल ये है, छोड़ दो आप सब, सबसे बड़ा खेल है इस एफसीआरए के आड़ में। ये दोनों भागने के लिए तैयार बैठे हैं, इनको रोक कैसे पाएगा विपक्ष, इन पर जिम्मेदारी है। अब आगे बढ़िए आप। नहीं आशीष भाई, ये दोनों आ जाए तो भी नंबर पूरे नहीं है भाई। दिक्कत ये है, उसके लिए जो असली ऑपरेशन होना है वो दूसरे वाला होना है। हंगामा करवाओ, झगड़ा हो अंदर, सस्पेंशन करो और फिर पास करो। अल्टीमेटली ये टिकेगा वहां जाकर के। आप समझो ना, आपका रिजर्वेशन मतलब थर्ड एसी में आरएसी हो गया, अब टांग ही फैलानी है ना, तो टीटी 100 रुपया लेगा, 500 लेगा, जो हमारे यहाँ जैसा चलता है। अब उतना है, मतलब आप बोगी में घुस गए। ये 319 और 5 298 और 20 318 और 6 324 324 में 22 जुड़े, 324 और 22 346 और 346 में 8 जुड़े 354। 354 पर जो हेमंत भाई की हंगामा, और उतना तो बिना हंगामा, उतना तो 6, अब सिर्फ कितने बचे, 6, 354 और 6, इतना तो हाथों की मैल से निकल आता है जब सत्ता होती है। तो हाथों की मैल है ना मोदी और शाह के, रगड़ देंगे तो 6 घर बैठ जाएंगे, वो वैसे बैठ जाएंगे, कोई बैठ जाएगा, 6 तो वैसे ही दाएं बाएं निकल जाएंगे। बीजेडी जगन कहीं भी बहुत लोग हैं बीजेडी वाले जो है, और बीजेडी खैर लोकसभा में तो कुछ लायक है नहीं। जगन है, जगन बैठेगा घर, जगन के पे बहुत केसेज हैं, जगन बहुत बुरे फंसा हुआ है, जगन बैठेगा घर। कहा ये सब बीआरएस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है लगातार। इसमें बहुत ज्यादा मचलने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। सजग रहिए। और इन दोनों को जरूर रोकना है, ये शरद पवार और स्टालिन, अगर ये नहीं रुके तो गाड़ी तो गई, हो गया, फिर हो गया, फिर एक बार ये सब वापसी आएंगे और फिर घूम घूम गली गली में चिढ़ाएंगे सब हमें। चलो तो अब आगे चलते हैं, यहीं पे गाड़ी नहीं रुकेगी, आगे चलते हैं। लो हेडलाइन लो भैया। संसद में स्पीकर की चाय पार्टी का इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने किया बहिष्कार, कनिमोझी क्यों आई। देखिए सबने बहिष्कार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कनिमोझी आई है। देख लीजिए खाली पड़ा है। और एक फोटो तो कल हेमंत भाई ने दिखाया भी था कि सारे ऐसे बैठे थे जैसे दूध ही नहीं आया है चाय के लिए। देखिए लग नहीं रहा है कि आज ग्वाला नागा कर दिया, नहीं आया दूध लेकर के, और चाय पत्ती डाल करके पानी उबल रहा है, दूध नहीं आया, उस टाइप का नहीं माहौल लग रहा है। ये पिछले 12 साल का अब तक का फोटो ऑफ द टाइम, बेस्ट फोटो। ये इनकी पूरी मनस्थिति, भय, एकांकीपन, कंफ्यूज्ड और शून्य, सारे का सारा एक फोटो कह रहा है। शून्य की तरफ निहार रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। ये वो फोटो, इसलिए मैंने कहा कि इसको जरूर दिखाना चाहिए। और इसको जोड़िए भी जवाब में हेमंत भाई, जो भी हमने चर्चा किया डीएम के, कोई नहीं आया तो कनिमोझी क्या जरूरत थी आने, जब कोई नहीं आया। गुडविल जेस्चर, फील गुड फैक्टर। जब कुछ भी ना हो तो कुछ तो आप आशीष भाई कमाल कर देते हो। पोमेरियंस को कुछ फीडबैक करना है, ये खबर क्या चलाएंगे। अगर कुछ भी नहीं दोगे तो चैनल तो खाली नहीं रहेगा ना, अखबार में कुछ न कुछ तो छापने के लिए चाहिए। तो मोदी जी कंटेंट क्रिएटर हो गए, बताओ आपको क्या दिक्कत हो रही है। फीड भी देनी होती है, कंटेंट क्रिएटर भी देना होता है। 4-5 फोटोग्राफर हैं, वीडियो वाले हैं, बहुत चीजें होती है सरकार में भाई, आप समझो बात को। तो वो करते रहते हैं मोदी जी। आज उसको बुला लिया, क्या कह रहे थे कि अमित शाह चेन्नई जाए हैं, फिर बॉम्बे जाए हैं, अब तो शरद पवार कहीं नहीं जाएंगे फलाना। अरे भैया ये सब मौके के हैं, जिसका जहां दाव लगेगा। मैं तो कल हैरान था जब आप वो वीडियो चला रहे थे ना, 56 इंच वाली, 56 इंच का छोटा पता नहीं क्या जो चला रहे थे,
तो वहां पे शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले खड़ी हुई थी, और 4 दिन पहले मोदी जी उनके घर गए हुए थे उसकी बेटी की शादी में। अमित शाह, मोदी जी सब थे, राहुल भी थे, सोनिया भी थी, प्रियंका भी थी। तो इन लोगों का वो 56 इंच वाले कार्यक्रम में मैंने उनको देखा। तो कहाँ है, क्या है? जैसे ये कह रहे कि हमने इनकी संख्या नहीं बढ़ने दी और परिसीमन बिल नहीं आया, तो थोड़ा सा जयराम रमेश को मेच्योरली, शांति के साथ अपने जो चीजें हैं उनको इंटेक्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्रेडिट बाद में ले लीजिएगा, इस देश के लोकतंत्र पर खतरा अभी भी है, वो परिसीमन वाला, ये मान करके चलिए। परमानेंट है। और शरद पवार के बारे में जो भी कहा हेमंत भाई ने कि सुप्रिया सुले वहां भी थी 56 इंच का छोटा बंदर हाँ? वाले प्रोग्राम में भी, और जो है वहां मोदी जी के यहाँ भी गई थी। तो एक बात बताएं, सुप्रिया सुले अपने मन से कुछ नहीं कर रही है। सुप्रिया सुले वही चेक करेंगे जो शरद पवार बोलेंगे। और शरद पवार के बारे में बहुत चर्चा है, हम लोगों की तो बहुत होती है भाव की वजह से बहुत सारी। शरद पवार जब घर से निकलते हैं तो ये कहा जाता है, इवन अजीत दादा पवार ने कहा था पब्लिक स्टेटमेंट में कि मतलब पवार साहब, शरद पवार, क्या उनके दिमाग में चल रहा है आज तक मेरी आंटी नहीं जान पाई। मतलब शरद पवार की पत्नी अपनी काकी जो है उनकी, कहेगी काकी नहीं जान पाई आज तक, उनको नहीं पता चला। और छोड़िए ड्राइवर, मतलब शरद पवार के बारे में जो बारामती और जो खास लोग कहते हैं शरद पवार निकले तो शरद पवार के ड्राइवर को भी, नॉर्मली आदमी बैठता कहता है कि फला जगह चलो, तो आदमी अपना पीछे बिजी हो जाता है कुछ भी किसी काम में। ड्राइवर होता है तो यही सुविधा होती है ना कि चलो फलाने के यहाँ चलना है, ड्राइवर सब जानता भी है रास्ते। शरद पवार के ड्राइवर को नहीं पता होता है कि जाना कहाँ है। शरद पवार का ड्राइवर पूछता भी साहब साहब, तो कहते हैं चलो। तो पता चला कि बस स्टैंड आया, बस स्टैंड से वो राइट, जैसे कि राइट ना लेफ्ट मोड़ने, लेफ्ट मोड़ लिया, लेफ्ट मोड़ के गया, उसको लगा कि अच्छा फलानी जगह जा रहे होंगे, इन यहाँ पे आते हैं, उधर जाने लगा तो नहीं नहीं उधर नहीं। आज पता चला कि जिसके यहाँ जा रहा था उसके एकदम अपोजिट एंटी वाले के यहाँ पवार साहब जा रहे हैं, वहां पहुंच गए। मतलब जिस गेट पर गाड़ी रुकवाते हैं शरद पवार, उससे पहले ड्राइवर ही नहीं जान पाता कि साहेब आज कहाँ गाड़ी रुकवाएंगे। तो पवार तो वो है। तो इसीलिए जो ये कि उधर वहां पे मीटिंग, यहाँ पर 56 इंच का छोटा बंदर, शरद पवार लास्ट मोमेंट तक, अंतिम क्षण तक वो दोनों जगह मौजूद रहते हैं। वो दोनों जगह कि कोई भाप ही नहीं पाएगा, कोई नहीं भाप पाएगा। जब आप सोचिए, कल्पना करिए, भापने वाली बात मैं बता रहा हूँ। संजय राउत सबसे आप कह सकते हैं कि तीखा बोलने वाला या तत्काल रिएक्ट करने वाला नेता है देश में, जो उनमें से मतलब अगर 2-3 है तो उनमें संजय राउत टॉप पे होंगे। संजय राउत से सवाल पूछा गया सुप्रिया सुले और 9 सांसदों 8 सांसदों की मुलाकात का, तो संजय राउत ने भी बहुत उस पर तीखा रिएक्ट नहीं किया। कहे कि सांसद है, प्रधानमंत्री है तो उनसे मिलेंगे नहीं काम के लिए। जबकि संजय राउत इतने भड़क जाते हैं कि ये गद्दारी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो शरद पवार है ये, इनकी खोपड़ी का कोई अंत नहीं है। तो ये है चाय का मसला। सुप्रिया सुले तो वो है कनिमोझी, यहाँ पे मामला सस्पेंस बढ़ाती है। अब जरा बाइटें सुनवा दीजिए दनादन, और तब हेमंत भाई एक टिप्पणी लिया जाए। बाइटें सुनवाइए खटाखट, एक लाइन से सारी। बात करते हुए मोदी सरकार की नीतियों पर कई सवाल उठाए। उसमें सबसे बड़ा सवाल फॉरेन पॉलिसी को लेकर के था, जो उन्होंने एक्ट करके बताया कि मोदी जी जाके गले लगा लेते हैं। उसके बाद संदीप दीक्षित जिनको गले लगाया तो उन्होंने मेलोनी का नाम भी ले लिया। छी 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 कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं था। और ये फ्रस्ट्रेशन में है। इनके नाना प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर रही, इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे। विदेश नीति अगर नहीं समझ पाए तो अब समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनका विदेश नीति देश के बाहर जाके सोरोज जैसे लोगों से मिल करके भारत को गाली देना ही इनका विदेश नीति है। आप मीडिया के लोगों से कहता हूं कि आप इनके सारे रिकॉर्ड 12 साल का निकाल लें। ये जब जब विदेश गए हैं, इनकी विदेश नीति है देश को बाहर में गाली देना। इनकी विदेश नीति है ये है। जहां तक गले पड़ने का सवाल है, ये तो जिसके गले पड़ेंगे वो तो बाप बाप कर गया पूरा देश। जब लोकसभा में
किस्म आए थे ऐसे जोकर की तरह। अब तो लगता है राहुल गांधी को एक नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। मानसिक दृष्टि से उनका मानसिकता ये हो गया है, वो मानसिक रूप से बीमार है, फ्रस्ट्रेशन में है। अब इनको एक नाटक मंडली, कल जो कर रहे थे, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को इस ढंग से, वो भी महिला, अरे छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर, तुम ननिहाल है तुम्हारा कि नहीं है, उसका भी तो लिहाज करते। लिहाज करे क्या, संस्कार ही। अगला वीडियो दिखा दीजिए, अगला बाइट। So foreign policy normally means the stand what we take on all important issues, what matters to the country, the advantages, the disadvantages are being assessed, and then we take a stand. But now what we are witnessing is our foreign policy. We don't say what our country wants. We don't hear our Prime Minister speaking for our country's interest. Instead, or rather, we see US President dictating tariff trade law. I mean, that is something which when the country was sleeping, when our country was sleeping, he declared. Even when such a US-Iran war took place, where was India? Where was India's voice heard? Who asked for India? So all these are according to what we have known of our Prime Minister from Pandit Jawaharlal Nehru. What we have seen as foreign policy is this. But what we are seeing now is, we can say it in different style. We all can express in different style. It can be difference. It can be even expressed as a satire. What even your medias sometimes do. All that satire is also one expression. Now, hug diplomacy is not what we need. What we need is speak boldly on what matters to our country, which we do not see. So that we will say it in different forms, we will say it in different style. And people of our country also witnessed, and I think everybody, each time when this hug diplomacy of our Prime Minister happens, everybody is surprised why this kind of an action. So that is also reflected by many. Pakistan has no right to give us any warnings. We are not going to take any warnings from Pakistan. India has always been taking very strong stand, and we should take strong stand, is what I feel. हो गई बाइटें। अगर कोई बच्चा हो तो एक आध और चला दीजिए, जो बच्ची वो भी चला दीजिए। हाँ, पॉलिसी ऑफ इंडिया, देन यू क्रिटिसाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर आल्सो। जब आप विदेश नीति की आलोचना ऑब्वियसली, कर रहे हैं, तो और किसकी करेंगे? जयशंकर तो कठपुतली, उसकी क्या निंदा करेंगे? भाई सब कुछ तो मोदी जी हैं। जब सब कुछ ही मोदी जी हैं, हर चीज का श्रेय मोदी जी लेते हैं, जप्पियां डालने ये जाते हैं, तो फिर किसको, आप क्या जयशंकर को की निंदा करें? हम किसकी करें? बीजेपी कहती है ये प्रधानमंत्री के पद का अपमान है। अरे तो पद का अपमान प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो हम क्या, हमारी जरूरत थोड़ी उन्हें, वो खुद ही कर लेते हैं। हमारी जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब वो खुद अपमान करने में सक्षम नहीं होंगे। वो तो रोज अपने पद का अपमान करते हैं। तो जो बात आप अभी शहबाज शरीफ के हवाले से कह रहे हैं, या जो बात कल राहुल जी ने कहा ईरान के संदर्भ में, तो ये माना जाए इट्स कंप्लीटली फेल्योर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। अभी भी अगर आपको या किसी को भी कोई शक है तो माफ कीजिएगा, फिर क्या ही बोले हम। रोज आपको कभी टैरिफ पे, कभी रशियन ऑयल पे, हर जगह आप सबकी शर्तें मानते चले जा रहे हो। चीन के सामने घुटने टेक रहे हो, अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हो। 2-3 साल पहले तो पापा ने वॉर रुकवा दी थी, अब कहां है पापा? तो अब भी आपके मन में क्या शक बचा? आपको कहीं भी हमारी विदेश नीति में हम सीधे खड़े हुए दिख रहे हैं? आंखों में आंखें डालकर किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं? अब क्या मन में आपके शक है? तो डिप्लोमेसी को कल आप लोगों ने डिफाइन तो किया कि सिर्फ गले मिलना डिप्लोमेसी रह गया है। तो प्रधानमंत्री ने पूरी डिप्लोमेसी अपने बारे में बना दी, आई मी माई सेल्फ। ये कोई फॉरेन पॉलिसी होती है? नए नए गणवेश में चले जाते हैं,
दिन में 4-4, 5-5 बार कपड़े बदल के वहां डायस्पोरा इवेंट कर रहे हैं साहब। वहां लाइन में हिंदुस्तानी बेचारे खड़े हैं, कभी बसों में भर के जा रहे हैं, कभी प्लेन्स में भर के जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कल आपने हेमंत भाई, लेकिन भाई ये इसमें हमने जो- क्या कहा कि खुद बौखलाहट में खुद ये गिरिराज और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग ये खुद ही बता रहे हैं कि हमको रात भर सोने नहीं दे रहा राहुल गांधी। मैं तो यही नहीं, मानता ये हूं। हाँ, देखिए, मैं तो दया मुझे इस बात पर, आप कहते हो आप रहम करना शुरू कर देते हो, मुझे दया आती कि राहुल गांधी के तथ्यों का काउंटर करने के लिए भी किसको लेकर के आए, गिरिराज को, जिसको हाँ। खुद का ही नहीं पता। हाँ, ये बौद्धिक दिवालियापन है भाई, आप समझो बात को। इनके पास डिफेंस करने वाला भी कोई नहीं बचा, जितने थे सारे के सारे एक्सपोज हो गए। निशिकांत दुबे जैसे लपट है, ठीक, कुछ भी बकवास कर देंगे। प्रियंका सोनिया जी, उसका इंदिरा जी का क्या लिख दिया आज, जिस तरीके से सुबह से गालियां पड़ रही है, कुछ भी इनको संस्कार शर्म कुछ नहीं। गिरिराज सिंह खोया हुआ है, जो मर्जी है बोल रहा है मन से। सवालों के जवाब दे दो ना भाई, लफाजी कर रहे हो तुम कि विदेश में जाते हैं, ननिहाल है, फला है, ये। कल तक तो तुम इसी बात पे इटालियन जर्सी गाय, पता नहीं क्या क्या बोला करते थे, हम्म, इटालियन बछड़ा, पता नहीं हाइब्रिड बछड़ा। तो बेसिकली आशीष भाई देखिए, ये जो हमारे संवाद के स्तर को गिराने का जो श्रेय जाता है, वो सिंगल हैंडेडली मोदी जी को जाता है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी। जो आपने पेड़ बबूल के बोए हैं, तो अब आम का इंतजार मत कीजिए। अब आपका वो समय आ गया है जब आपको हर बात के लिए, हर शब्द के लिए, हर एक्शन के लिए टू अकाउंट होल्ड किया जाएगा। भाग नहीं सकते, और भागेंगे भी तो जनता भगाएगी, और भागने नहीं देती जनता। जब लोकतंत्र में जनता आती है तो भागने नहीं देती, वो हिसाब करती है। उस समय की तैयारी कर लीजिए, या अपने चाल चरित्र और चेहरा बदल लीजिए, बेहतर यही। नहीं बदलेंगे तो नहीं, तैयारी करना पड़ेगा, तो करें तैयारी। हम भी अगले प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, फिर लेके आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।